इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, ये जो निर्वाचन आयोग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है निर्वाचन आयोग। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। ये एक संवैधानिक निकाय अर्थात एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। सिविल कोर्ट, देखिए ये एक सिविल कोर्ट यानी सिविल न्यायालय भी कहा जा सकता है के समान कार्य करता है। ये देखिए, ये भारत के किसी भी नागरिक को ये सम्मन जारी कर सकता है, सम्मन जारी कर सकता है। जो भारतीय भूभाग में रहता है उसको ये सिविल कोर्ट की तरह सम्मन जारी कर सकता है। इसके साथ साथ ये किसी भी विभाग से कोई फाइल मंगाने की मांग कर सकता है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल होते हैं, इसके साथ साथ इन राजनीतिक दलों में जो चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं, इसको निपटाने के लिए ये सिफारिश कर सकता है। और जो दलों हैं, इन दलों के विरुद्ध कार्यवाही हो तो इसकी ये प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है। एक्चुअली में राष्ट्रपति से किस संदर्भ में ये सिफारिश करते हैं? यदि लोकसभा के चुनाव या राज्यसभा के चुनाव हैं तो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। यदि राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल के चुनाव यानी विधानसभा और विधान परिषद, तो ऐसी स्थिति में ये गवर्नर से सिफारिश करते हैं। अब देखिए, इसकी संरचना पे चर्चा करते हैं। संरचना, ये जो निर्वाचन आयोग है, आयोग ये 1989 तक ये एक सदस्य संस्था के रूप में काम करता था। यानी निर्वाचन आयोग में एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, लेकिन 1989 में ही इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। 3 सदस्यीय संस्था अर्थात एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य आयुक्त होंगे। लेकिन अगले ही वर्ष क्या हुआ, 1990 में इसे पुनः एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। लेकिन 1993 में इसे पुनः 1+2 अर्थात 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। 3 सदस्यीय अर्थात 3 सदस्य से तात्पर्य होता है, इसमें एक जो देख रहे हैं ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त होंगे। तो वर्तमान में देखते हैं कि इलेक्शन जो कमीशन जो बॉडी है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य आयुक्त हैं। ये 3 सदस्यों की एक बॉडी है और यहाँ निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। यहाँ तीनों को बराबर के अधिकार हैं। यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे कोई विशेष या एक्स्ट्रा अधिकार नहीं है। सिर्फ एक ही अधिकार है कि जो ये निर्वाचन आयोग है, ये जो आयोग है, यदि इसकी कोई बैठक होती है तो ये इस बैठक की अध्यक्षता करता है। बाकी समान अधिकार है। इनका जो वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख इनका वेतन होता है। तो देखिए, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आप देख रहे हैं और ये 2 अन्य आयुक्त, इनकी जो नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं और इन्हें जो शपथ भी इन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब इनके हम कार्यकाल की चर्चा करते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है। देखिए, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनका जो कार्यकाल होता है, ये 6/65 ईयर होता है। यानी 6 साल कार्यकाल है। यदि 6 साल पूरे होने से पहले इनकी आयु 65 ईयर हो जाए तो इन्हें पद छोड़ना पड़ेगा।
तो यहाँ 6/65 में उपरोक्त में जो पहले होती है, लेकिन जो अन्य आयुक्त आप देख रहे हैं, अन्य 2 आयुक्त हैं, इनका जो कार्यकाल होता है ये 6/62 ईयर होता है, 6 साल या 62 वर्ष, उपरोक्त में जो भी पहले हो। अब इनकी हटाने की जो प्रक्रिया होती है, अब हम उस पर भी चर्चा करते हैं। इनकी जो हटाने की प्रक्रिया है, देखिए, अगर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात करते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है, अर्थात ये वही प्रक्रिया है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैग, जो मैं पहले टॉपिक पे चर्चा कर चुका हूं, यानी महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। लेकिन अगर अन्य आयुक्तों को इन्हें हटाना हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर इन्हें राष्ट्रपति पद से हटाते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी है वो किस तरीके से बनती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है ना, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, इनका वेतन आदि क्या होता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्यों पे चर्चा करते हैं। देखिए, जो इसका कार्य है, कार्य ये जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। देखिए, एक वर्ड आता है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसका मतलब होता है कि चुनाव होंगे, लेकिन किस डेट में होंगे, अर्थात तिथियों को जो जारी करता है वो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहे हम लेक्चरर की बात करें, चाहे आईएएस की बात करें, चाहे पीसीएस की बात करें, हर एग्जाम में और सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन सिविल में पूछा जा चुका है कि अधिसूचना कौन जारी करता है। एक्चुअली में इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि चुनाव यानी इलेक्शन, तो इसकी जो अधिसूचना है वो इलेक्शन कमीशन करता होगा, और यहाँ मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन करता है, राष्ट्रपति। और चुनाव की अधिसूचना से लेकर जब तक काउंटिंग होती है, मतगणना तक इलेक्शन कमीशन काम करता है। तो देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये तिथियां जो तिथि होती है, तिथियां से तात्पर्य डेट, यानी किस डेट में इलेक्शन होंगे, ये तय करता है। लेकिन यदि सार्वजनिक यानी पब्लिकली अशांति की स्थिति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन डेट को चेंज भी कर सकता है, और ऐसा गुजरात में हो भी चुका है। तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ तिथियां ये वोटर लिस्ट तैयार करता है, यानी मत सूची तैयार करता है। इसके साथ साथ ये चुनाव चिन्ह देता है, ये चुनाव के लिए प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण से तात्पर्य होता है ट्रेनिंग। अभी तक क्या होता था, हम बैलेट पेपर पे अपने प्रत्याशी को चुनते थे, लेकिन अब ईवीएम कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ईवीएम चूंकि आम आदमी जानता नहीं था, तो किस तरीके से ईवीएम में बटन दबाया जाएगा, आदि जो है वो सब चुनाव प्रशिक्षण में आ जाता है। देखिए, चुनाव की राशि तय करता है, यानी कोई कैंडिडेट चुनाव में कितना खर्च कर सकता है। चुनाव प्रचार की अनुमति देता है, इसके साथ साथ एक सीटों का परिसीमन करता है। देखिए, सीटों का परिसीमन क्या होता है, यानी डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है, मैं इसको पूरा डिटेल में समझा देता हूं। एक्चुअली में 1952 में चुनाव आयोग ने तो 26 जनवरी 1950 से काम शुरू किया,
और भारत में पहला आम चुनाव जो था ये 1952 में हुआ था। तो 1952 में एक परिसीमन आयोग अधिनियम गठित किया गया था। तो उस आयोग ने एक रिकमेंड की थी, एक सिफारिश की थी कि प्रत्येक जो 10वें वर्ष जनगणना होती है, जनगणना, तो हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होना चाहिए। एक्चुअली में सीटें जो होती हैं ये एरिया वाइज नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। चाहे हम विधानसभा की बात करते हैं, चाहे हम राज्यसभा की बात करते हैं, और चाहे हम लोकसभा की। रीजन क्या है? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो देखिए, सीटों का परिसीमन से तात्पर्य यह है कि कौन सा क्षेत्र किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला जाएगा, ये परिसीमन आयोग करता है। तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, और इसमें 2 सदस्य होते हैं। बेसिकली इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया जाता है, और 2 सदस्य जो अन्य होते हैं, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, इनके रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। तो इनसे मिलकर क्या बनता है? परिसीमन आयोग, यानी डिलिमिटेशन कमीशन बनता है ना। एक ये कार्य है। देखिए, एक मतगणना कराता है, मतगणना, मतगणना का मतलब मतगणना यानी काउंटिंग कराता है, पुनः मतगणना कराता है, पुनः मतगणना यानी रिकाउंटिंग। देखिए, रिकाउंटिंग किस कंडीशन पे होती है? मान लीजिए, देखिए, जब 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और हार जीत कम वोटों से होती है, 10, 20, 50 से होती है, या किसी कैंडिडेट को डाउट हो कि मुझे जानबूझ के हराया गया है, तो ऐसी स्थिति में रिकाउंटिंग करने की जो परमिशन है वो इलेक्शन कमीशन देता है। इसके साथ साथ ये आचार संहिता लगाता है। आचार संहिता, देखिए, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, ये इलेक्शन कमीशन लगाता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लगाया जाता है? एक्चुअली में इसका उद्देश्य है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। एक काम, जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी, क्योंकि उसके पास सत्ता है, उसके पास पावर है, अपनी पावर का मिसयूज न कर सके, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगाता है। इसके साथ साथ ये चुनाव कराता है। चुनाव, देखिए, जो चुनाव कराता है ये राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ये लोकसभा का चुनाव कराता है, ये राज्यसभा का चुनाव कराता है, ये विधानसभा का चुनाव कराता है, विधानसभा का चुनाव कराता है, और ये विधान परिषद का चुनाव कराता है, विधान परिषद का चुनाव कराता है। यानी जो इलेक्शन करा रहा है ये, तो देखिए, इलेक्शन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोकसभा है, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, इनके चुनाव कराता है। लेकिन जब मैंने आपको सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी जो आपको पंचायती राज पढ़ाया था, तो ध्यान रखना है, जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं और नगरों में नगरपालिका या नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसे कभी भी इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, उसे स्टेट गवर्नमेंट कराती है। ये बात अलग है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की देखरेख में होते हैं। तो अगर इनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इस विवाद को भी इलेक्शन कमीशन निपटाता है। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। ये ध्यान रखना है, समझ गए? तो अब जो चुनाव होते हैं, चुनाव भी 3 तरीके के होते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। एक होते हैं आम चुनाव, एक होते हैं मध्यावधि चुनाव, और एक होते हैं उपचुनाव। तो देखिए, इन तीनों में जो बेसिक अंतर है वो क्या है? ये आम चुनाव जो होते हैं प्रत्येक 5वें वर्ष होते हैं, प्रत्येक 5वें वर्ष। जैसे आप देख रहे हैं कि 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने। तो
तो ये आम चुनाव जो होते हैं बेसिकली 5 वर्ष के लिए होते हैं, ध्यान रखना है। ये जो मध्यावधि चुनाव होते हैं ये भी 5 वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए। लेकिन ये किस कंडीशन में होते हैं? ये केंद्र में भी हो सकते हैं, सामान्यतः राज्यों में होते हैं। एक्चुअली में क्या है, जो राज्य सरकार का गठन होता है तो वो 5 साल के लिए होता है, क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कई बार क्या होता है, 5 वर्ष से पहले यदि सरकार गिर जाए, 5 वर्ष से पहले यानी 2 साल में ही सरकार गिर गई, है ना? तो राज्यों में बेसिकली राष्ट्रपति चुनाव लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है ना? यदि राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकता है और फिर भी चुनाव तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता 3 साल से ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में तो वहां पर पुनः चुनाव होंगे, और ये जो पुनः चुनाव होंगे ये पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होते हैं। इसे हम इंटरमीडिएट इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव को हम बाई इलेक्शन कहते हैं। ये शेष समय के लिए होते हैं, शेष समय के लिए होते हैं। देखिए शेष समय से यहां पर क्या तात्पर्य है, जैसे कई बार क्या होता है, पद पर रहते हुए किसी एमपी या एमएलए की मृत्यु हो जाए, या वो त्यागपत्र दे दे, या वो अयोग्य सिद्ध हो जाए, तो ऐसे में वो सीट खाली हो जाती है। तो उस सीट के लिए ही, केवल उसी सीट के लिए चुनाव होंगे, और जो शेष समय बचा होगा उसके लिए। मान लीजिए 5 वर्ष के लिए किसी एमएलए का चुनाव हुआ, चूंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और 2 वर्ष के बाद किसी कारण से वो पद खाली हो गया, है ना? तो ऐसी स्थिति में अब वहां पर जो पुनः चुनाव होंगे वो 3 वर्ष के लिए होंगे। तो ये ध्यान रखना है, चुनाव 3 तरीके के होते हैं। इसके अन्य कारणों की मैं कार्यों की बात करता हूं। देखिए ये कुछ अर्धन्यायिक कार्य भी करता है। यदि किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न है, अयोग्यता का प्रश्न है, तो कोई भी कैंडिडेट 2 तरीके से अयोग्य हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसने चुनाव के समय उसने कोई, जो चुनाव में एक कैंडिडेट के लिए कंडीशन होती है, अगर उसने इस तरीके की कोई कंडीशन छिपाई है, जैसे लोकसभा का कैंडिडेट होने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, लेकिन उसकी एज कम है, उसने फेक फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर एज दी और वो जीत कर आ गया। दूसरी कंडीशन, उसने अपनी संपत्ति का प्रॉपर ब्यौरा नहीं दिया, वो गलत तरीके से दिया है। तो ऐसी स्थिति में उसने इलेक्शन कमीशन की जो कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी रखी थी उसका उल्लंघन किया है। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन से परामर्श लेंगे और उसे अयोग्य सिद्ध कर देंगे। कैंडिडेट एक दूसरे तरीके से भी अयोग्य सिद्ध होता है, वो है एंटी डिफेक्शन, यानी दल बदल। यदि दल बदल के आधार पर वो अयोग्य सिद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यक्ष से परामर्श लेते हैं। तो देखिए यहां पर वो अर्धन्यायिक कार्य भी कर रहा है, इस तरीके से अर्धन्यायिक कार्य। तो ये राष्ट्रपति के कार्य थे, अब इलेक्शन कमीशन के कार्य थे। अब इलेक्शन कमीशन का एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, मैं उस पर भी चर्चा कर देता हूं। देखिए एक तो चुनाव प्रक्रिया में किस तरीके से सुधार हो सकता है ना, उसमें ये भारत सरकार को परामर्श भी देता है। इसके साथ साथ जो दल होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, दलों को ये राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान करता है, दर्जा देता है, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान करता है। कि राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा मिलता है, देखिए भारत के अंदर बहुत सी पार्टियां हैं, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी यही देता है। अब तो ये कहा जाने लगा कि भारत में जितने लोग हैं उतने दल हैं, लेकिन अगर हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं नेशनल लेवल की वे 8 हैं। वे कौन कौन सी है उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है। यानी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का जो दर्जा है वो किस आधार पे दिया जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन ने जो कंडीशन रखी है उस पार्टी को वो कंडीशन फिलअप करनी चाहिए। तो कंडीशन कौन कौन सी हैं उस पर चर्चा कर देता हूं। नंबर 1 ये है कि जो लोकसभा है, लोकसभा या जो विधानसभा है, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में
कुल पड़े वैध मतों का उसने 6% प्राप्त किया हो। यानी लोकसभा ओब्लिक विधानसभा के चुनाव में जो कुल पड़े वैध मत हैं उनका 6% उसने कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किया हो। इसी के साथ साथ कम से कम एक राज्य में उसने 4 सीटें प्राप्त की हो या लोकसभा के चुनाव में, दूसरी कंडीशन, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव में उसने कम से कम 3 स्टेट के अंदर उसने 2% सीटें प्राप्त की हों। कितनी? 2%। अब हम देखते हैं, चूंकि यहां लोकसभा की बात आ रही है, लोकसभा के कम से कम 3 चुनाव में कम से कम 3 स्टेट में 2% सीटें प्राप्त की हों, तो लोकसभा में 543 सीटों पर आज चुनाव होते हैं। एक्चुअली में लोकसभा में मैक्सिमम 552 सीटें हो सकती हैं, है ना, लेकिन एट प्रेजेंट 545 हैं। इनमें से 545 में से क्या है, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें सामान्यतः, है ना, प्रेसिडेंट वहां पर 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। अब मैंने एक वर्ड बोला है यहाँ पर सामान्यतः, तो घबराने की बात नहीं है। सामान्यतः का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि राष्ट्रपति के अलावा और भी कोई कर सकता है। एक्चुअली में प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे, ये कंपलसरी नहीं होता। यदि राष्ट्रपति को लगे कि हमारी लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसी कंडीशन में वो अपॉइंट करते हैं लोकसभा में, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 331 के द्वारा करते हैं। तो 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, है ना। तो इसका 2% कितना होता है? 2% की यदि बात करते हैं तो 11 होता है। तो इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, या एक तीसरी कंडीशन में और डिस्कस करूंगा आपसे। उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर की जो पार्टी होती है, पार्टी का दर्जा मिला हो। उसके पास कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी के पास राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हो, तो उसे इलेक्शन कमीशन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दे देता है। तो देखिए, ये 3 कंडीशन है, इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, एक बार मैं फिर आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। लोकसभा ओब्लिक विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किया हो। सॉरी, लोकसभा ओब्लिक विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किया हो। इसके साथ साथ कम से कम एक राज्य में 4 सीटें प्राप्त की हो, या लोकसभा के चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें प्राप्त की हो, या कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब नंबर ऑफ नेशनल लेवल पार्टीज वो कितनी हैं? 8 पार्टी हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। देखिए, इसमें एक बीजेपी है, यानी भारतीय जनता पार्टी, एक इसमें बीएसपी है, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, मायावती वाली पार्टी है। इसमें एक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एक टीएमसी, टीएमसी का मतलब होता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये वही जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की है। एक इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मैं लिख देता हूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ये है, और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए, ये 8 पार्टी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
अब चूंकि करंट का क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो पूछ लेगा कि सबसे लास्ट में कौन सी पार्टी को नेशनल लेवल का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी है, उससे पहले जो दर्जा दिया गया था वो टीएमसी को दिया गया था, यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को। तो इलेक्शन कमीशन चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ही ठीक ठाक प्रयास किया है, तो इसके एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको समझना है। और यहाँ ऑडियो और वीडियो आप दोनों चीज देख रहे हैं, मेरी वॉइस भी आप सुन रहे हैं, स्क्रीन पे सब कुछ आप देख रहे हैं, पढ़ाने की स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो आप जब भी इस टॉपिक को अटेंड करें तो आप देखते जाइए और सुनते जाइए और आप अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है या आप कोई सजेशन देते हैं तो आप टेलीफोनिक हेल्प ले सकते हैं या कमेंट कमेंट के माध्यम से आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।